जियान को सजा देने के लिए गैजेट? रोबोट कैमरा। और ये है उसका एंटेना। देखो। अरे वो वहाँ पर है। ठीक है। हे, वहाँ पर कौन छुपा है बताओ? अरे नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगा कोई है। क्या हमें उसे जोड़ना चाहिए? मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये चल रहा है। याहू, आखिर ये शुरू हो गया। अब फिर दुनिया में शांति आएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। वो चला गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? वापस करो। वो गायब हो गया। हाँ, और हमने उसे सही से जोड़ा था। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जरा सोच कर देखो, जियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं हूँ जियान। हमें कैसे भी उस रोबोट जियान पर ये कंट्रोल डिवाइस लगाना ही होगा दोस्तों। ये तो रोबोट जियान आ गया। भागो। मेरे शहर में आकर तुम मेरे ही लोगों के साथ जिद करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। वो यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे यहाँ फोन करके बुला लिया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान लगेगा। वैसे तुम अच्छा मुकाबला कर रहे हो। तो हम पकड़े गए। वो यहीं पर आ रहा है। मिनिएचर प्लेन। जल्दी तुम दोनों इसमें बैठ जाओ। तुम दोनों जितना हो सके रोबोट जियान का ध्यान रखो। ठीक है। तुम जल्दी करो डोरेमोन। अरे नहीं। जियान, मैं हूँ बड़ा सा। अरे नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं तुम्हें असली गाने की आवाज सुनाता हूँ। मैं हूँ जियान, हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ दोस्तों का दोस्त जियान। शायद गाना रुक गया है। तुम्हारा गाना मुझसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बुरा भी नहीं था। हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत कमाल का गाना गाएंगे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब हम गाना शुरू करते हैं। पता नहीं अब इस पृथ्वी का आगे जाकर और क्या होने वाला है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ला 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 पाए 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 पाए। इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? जियान। खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? हुआ सुनियो। मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कर लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। सुनियो, तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान। सुनियो। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। जी तो फिर से चमकने लगा।
देखी सुखी। मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। बहुत अंधारा में पानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर। और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज। वेफर्स। छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये क्या? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया। ये
ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। हाँ? कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। बाजू हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी, ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सबका फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 10 का राज। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। हर मिस्ट्री में है ट्विस्ट, ड्रामा और ढेर सारे सवाल जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का टाइम ट्रैवल लॉग कहाँ है? डोरेमोन और नोबिता ने टाइम मशीन से ढेर सारी टाइम ट्रिप्स की हैं। पास्ट में डायनासोर देखने से लेकर फ्यूचर में शिवाशी से मिलने तक। लेकिन सवाल ये है, इन टाइम ट्रिप्स का रिकॉर्ड कहाँ है? क्या डोरेमोन हर टाइम ट्रैवल का लॉग रखता है? सोचो, एक रोबोट जो टाइमलाइन को चेंज कर सकता है, उसे जरूर हर ट्रिप की डिटेल रखनी चाहिए। कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की मेमोरी में एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल लॉग है जो हर ट्रिप की डिटेल्स स्टोर करता है। क्या ये लॉग फ्यूचर की किसी अथॉरिटी को भेजा जाता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता को टाइम मशीन यूज करने से मना किया था क्योंकि टाइमलाइन डेंजरस हो सकती है। क्या डोरेमोन को हर ट्रिप की परमिशन लेनी पड़ती है? और एक ट्विस्ट, क्या अगर टाइम ट्रैवल लॉग में कोई गलत एंट्री हो जो टाइमलाइन को मेस कर दे? जैसे अगर नोबिता ने पास्ट में कुछ चेंज किया और डोरेमोन ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, क्या फ्यूचर में कोई टाइम पुलिस है जो इस लॉग को चेक करती है? अगर हां, तो क्या डोरेमोन कभी उनके रडार पर आ चुका है? सोचो, अगर डोरेमोन का लॉग हैक हो जाए। ये मिस्ट्री तो टाइम मशीन जितनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी मिस्ट्री, शिजुका की फ्यूचर मेमोरी। शिजुका, डोरेमोन की सबसे स्मार्ट और काइंड कैरेक्टर। वो हमेशा सही डिसीजंस लेती है और मुसीबत में भी कूल रहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या शिजुका को फ्यूचर की कोई मेमोरी है? क्या वो पहले से जानती है कि नोबिता उसका फ्यूचर हस्बैंड है? सोचो,
मंगा में बताया गया कि शिजुका फ्यूचर में नोबिता से शादी करती है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में शिजुका नोबिता की बेवकूफी पर भी उसे सपोर्ट करती है, जैसे उसे उसका फ्यूचर पता हो। क्या अगर शिजुका को फ्यूचर से कोई मैसेज मिला है? एक एपिसोड में शिजुका ने एक अजीब डायरी में कुछ लिखा था जो बाद में गायब हो गई। क्या वो डायरी फ्यूचर की मेमोरीज का रिकॉर्ड थी? फैंस का थियरी है कि शिजुका की स्मार्टनेस सिर्फ नेचुरल नहीं है। क्या शिवाशी ने शिजुका को फ्यूचर की कुछ इंफॉर्मेशन दी है ताकि वो नोबिता को गाइड कर सके? और ट्विस्ट ये, क्या शिजुका जानबूझकर कुछ सीक्रेट्स छुपाती है ताकि टाइमलाइन सेफ रहे? सोचो, अगर शिजुका असल में टाइमलाइन की गार्डियन हो। ये मिस्ट्री शिजुका की स्माइल जितनी ही चार्मिंग है। तीसरी मिस्ट्री, डोरेमोन के बैकअप का सीक्रेट। डोरेमोन एक हाईटेक रोबोट है और हर रोबोट का बैकअप होता है, लेकिन सवाल यह है, डोरेमोन का बैकअप कहां है? क्या फ्यूचर में उसका डेटा सेव है या कोई दूसरा डोरेमोन तैयार है? सोचो, अगर डोरेमोन को कुछ हो जाए तो नोबिता का क्या होगा? मंगा में बताया गया कि डोरेमोन को एक फैक्ट्री में बनाया गया था। क्या अगर फ्यूचर में डोरेमोन का बैकअप क्लोन है जो एक्टिवेट होने का वेट कर रहा है? एक एपिसोड में डोरेमोन की मेमोरी क्रैश हो गई थी और उसे फ्यूचर में रिपेयर के लिए जाना पड़ा था। क्या उस दौरान कोई बैकअप डोरेमोन ने उसकी जगह ली थी? फैंस का थियरी है कि डोरेमोन का बैकअप फ्यूचर के किसी सीक्रेट सर्वर में स्टोर है। क्या शिवाशी के पास डोरेमोन की मेमोरी का फुल कंट्रोल है? और एक और सवाल, क्या अगर बैकअप डोरेमोन में कोई गलत प्रोग्रामिंग हो जो उसे विलन बना दे? सोचो, अगर एक दिन नोबिता को 2 डोरेमोन मिल जाए। ये मिस्ट्री तो डोरेमोन की टेक्नोलॉजी जितनी ही एडवांस है। चौथी मिस्ट्री, नोबिता की लाइफ में विलन कौन है? नोबिता की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ज्ञान और सुनियो उसे चिढ़ाते हैं, स्कूल में डांट पड़ती है और गैजेट्स मिसयूज हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नोबिता की लाइफ में कोई सीक्रेट विलन है? क्या कोई फ्यूचर से उसकी लाइफ को मेस कर रहा है? सोचो, नोबिता का लक इतना खराब क्यों है? कुछ फैंस का मानना है कि फ्यूचर में कोई है जो नहीं चाहता कि नोबिता सक्सेसफुल हो। क्या अगर शिवाशी का कोई राइवल है जो टाइमलाइन चेंज करना चाहता है? एक एपिसोड में नोबिता को एक अजीब गैजेट मिला था जो डोरेमोन की पॉकेट से नहीं था। क्या वो गैजेट किसी विलेन ने भेजा था? और ट्विस्ट ये, क्या अगर विलेन कोई इंसान नहीं बल्कि फ्यूचर की कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या कोई एआई नोबिता की लाइफ को टेस्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर की हिस्ट्री चेंज हो? सोचो, अगर डोरेमोन और नोबिता को एक दिन इस विलेन से लड़ना पड़े। ये मिस्ट्री नोबिता की मुसीबतों जितनी ही डीप है। पांचवीं मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का बैकडोर। डोरेमोन की 4D पॉकेट हर बार नया गैजेट देती है, लेकिन सवाल यह है, क्या पॉकेट में कोई बैकडोर है? क्या कोई और इस पॉकेट को एक्सेस कर सकता है? सोचो, एक पॉकेट जो टाइम और स्पेस को डिफाई करती है। कुछ Powerfully. When we find documentation discrepancies and timeline inconsistencies, it automatically triggers a comprehensive fraud review involving multiple federal agencies. If someone forged signatures or falsified medical records to manipulate an insurance payout, we're looking at serious federal charges. The psychological pressure was clearly destroying Leah's ability to think strategically. Instead of lying low and hoping the investigation would miss her connection to Diego's case, she doubled down on harassment and intimidation tactics that only drew more attention to her suspicious behavior. Within 1 week of the box incident, we'd received $400 in HOA violation notices for everything from aesthetic violations involving visible storage containers to unauthorized vehicle parking patterns related to Sophia's VA employee car. But here's where Leah made the crucial mistake that would ultimately destroy her. She started targeting other neighbors who'd been asking questions about HOA finances and transparency. Harold received a $50 fine for displaying political materials because he had a small American flag in his front yard.
Mrs. Peterson got hit with a $100 fine for unauthorized garden modifications after she planted flowers near the mailbox. The pattern was obvious. Leah was using her HOA authority to punish anyone who might support an investigation into her activities. The community response was swift and organized in that uniquely suburban way where neighbors who barely spoke before suddenly became allies against a common threat. Harold's military leadership experience kicked in as he coordinated with affected residents to document the harassment pattern and build a case for Leah as removal from HOA leadership. She's operating like someone who's cornered and desperate. He observed the smart play would be to lie low and hope this blows over, but instead, she's escalating conflicts and creating more evidence against herself. That's when Maria Morgan called from Arizona and everything exploded into a full-scale criminal investigation. "I'm Diego's sister," she explained to Harold during a conversation that would change everything. "I've been trying to reach Leah for months about some of Diego's personal effects that were never returned to our family, but she's been avoiding my calls and blocking my messages. Now I'm wondering if there's a reason she doesn't want to talk to Diego's family." Maria's revelation about Diego's actual condition before his death was the smoking gun that transformed our neighborhood drama into a federal case. "I found some of Diego's letters in a storage unit I'd forgotten about," she told Harold. He was excited about his therapy progress and had been accepted into a specialized PTSD treatment program. The brother I knew would never have refused help when it was finally working. He was making plans for civilian life and talking about his future for the first time in years. The documentation Maria provided directly contradicted every aspect of the insurance claim narrative. Diego hadn't been a hopeless case who refused treatment. He'd been a success story who was actively recovering when he died. Someone had systematically falsified his mental health records, destroyed evidence of his therapeutic progress. A brewing federal investigation involving insurance fraud, mail fraud, embezzlement, and the systematic victimization of a dead veteran's memory. Harold called an emergency HOA meeting for Tuesday evening, and 45 residents confirmed attendance, the largest turnout in our community's history. The stage was set for a confrontation that would determine not just Leah's future, but the moral character of our entire neighborhood. But there was one more revelation coming that would make everything personal. When Harold cross-referenced Diego's military service record with local veteran databases, he discovered something that would transform his professional interest into a personal mission for justice. Diego Morgan had served in the same battalion where Harold had been deployed during his third tour in Afghanistan. He wasn't just investigating the fraud of a stranger, he was seeking justice for a fallen brother in arms. Harold just revealed that Diego Morgan was their former neighbor who died in a training accident. But if Diego's case is now in Sophia's fraud investigation pile, what exactly did Leah do to get that $300,000 so quickly? Tuesday morning hit different. There was this electric tension in the air that made me feel like something big was about to go down. I was working from my home office when I saw Sophia carrying her usual boxes from the car, routine VA files for weekend review. But this time, I noticed Leah positioned at her front window like a sniper in a tower, tracking every movement with what looked like binoculars. When one of Sophia's folders shifted and the Morgan Diego label became visible, I watched Leah's entire body language change from surveillance to panic mode. The phone call happened so fast that it was almost surreal. 1 minute, Leah was watching through her window. The next, she was pacing frantically in her driveway with her cell phone pressed to her ear. I could hear fragments of her conversation from across the yard. Government employee, unauthorized files, suspicious veteran benefits fraud activity. Holy. She was trying to flip the script and make Sophia look like the criminal instead of the investigator. It was a desperate Hail Mary play, but also incredibly stupid because it guaranteed official attention on a situation she should have wanted to keep buried. 23 minutes later. I know because I was timing everything at this point. Harold's patrol car pulled into our driveway. The irony was almost too perfect.
Leah had called law enforcement on the very person who could expose her crimes. But the responding officer was also our HOA treasurer, who had been investigating her financial shenanigans for weeks. Harold stepped out of his car with that professional composure that comes from years of military and law enforcement training, though I could see the recognition in his eyes when he surveyed the growing crowd of neighbors. "Ma'am, I need to see some identification," Harold said to Sophia, following standard procedure. Despite knowing exactly who she was and what she did for work, the whole neighborhood was watching now. Mrs. Peterson had abandoned her garden hose. The kids down the street had stopped at their basketball game, and I could see curtains twitching in windows up and down the block. This wasn't just a routine police call anymore. It was a public confrontation that would determine our community's future. Sophia handed over her credentials with a calm professionalism of someone who had nothing to hide. VA employee ID, federal security clearance, and her military discharge papers. Harold examined each document carefully while Leah stood 20 FT away, clearly expecting vindication for her 911 call. You could see the confidence in her posture, the way she crossed her arms and lifted her chin like she was about to be proven right about everything. Poor woman had no idea she was about to experience the most humiliating moment of her entire life. That's when the magic happened. Harold looked up from Sophia's paperwork, and I watched his entire bearing transform in real time. His shoulders squared, his spine straightened, and with the kind of military precision that makes civilians stop breathing, he snapped to attention and delivered a picture-perfect salute. "Major Bowman, ma'am, 3rd Battalion, Afghanistan." The respect in his voice carried across the entire street like a proclamation, and the small crowd of neighbors fell into complete, stunned silence. Leah's reaction was absolutely devastating to witness. Her mouth fell open like someone had physically slapped her, and all the color drained from her face until she looked like a ghost standing in her own driveway. For 10 solid seconds, I counted them. She stood there in complete silence while the implications crashed down on her like a building collapse. She'd called the police to report a suspicious government employee, and instead had just publicly revealed that my wife was a decorated military officer with legitimate federal authority. The crowd was eating this up. I could see people recording with their phones, kids whispering to each other, and that universal body language of a community watching their local bully get served a heaping plate of justice. Harold's salute wasn't just military protocol. It was a public declaration of respect that completely reversed the power dynamic Leah had been trying to establish. She'd expected to humiliate Sophia in front of the neighbors, and instead had humiliated herself. "Major, what type of work brings you home with federal files?" Harold asked, though his tone suggested he already suspected the answer would be significant. "I process death benefit investigations for the Southwest region," Sophia replied with professional clarity. "Cases involving suspicious circumstances or documentation irregularities that require additional federal review." Each word hit Leah like a physical blow. You could actually see her stagger backward as she realized that the person she'd been trying to intimidate was exactly the kind of investigator she'd been terrified would discover her secrets. "I decided this was my moment to step up and protect my wife from any further harassment. Harold, can you explain to everyone here why someone would call 911 about a federal employee doing authorized work at home? Because this feels like harassment disguised as a security concern." And my voice carried further than I'd intended, and I could see neighbors processing this new perspective. What had started as Leah trying to discredit Sophia was turning into a public questioning of Leah's judgment and mental stability. Harold,